हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैस्केडिंग लाइव। तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज ये फंडामेंटल राइट्स का दूसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि स्टेट क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है। इसके अलावा हमने राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है वो पढ़ा था। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 में है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में है इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 में है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 में था एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो ये था राइट टू इक्वालिटी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जो कि है आर्टिकल 19 से 22 तक। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, राइट टू फ्रीडम, ये फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी राइट्स है वो पूरे साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से न्यूज़ में बने रहते हैं। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, ये पूरे साल न्यूज़ में बने रहते हैं कहीं ना कहीं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले है, मैंने यहाँ पे ये टेबल बना रखा है कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से राइट्स हैं। तो आर्टिकल 9 में बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम of speech and expression, assembly, association, movement, residence and profession. Article 20 है protection with respect to conviction for offences. Article 20 है right to 21 है right to life and personal liberty. 21 है right to elementary education और Article 22 में protection against arrest and detention in certain cases. हम इन सभी राइट को डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की। तो इसमें 6 राइट है। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है राइट टू असेंबल पीसफुली विद एंड विदाउट आर्म्स। तीसरा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड लास्ट है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो ट्रेड यूनियन में आते हैं वो फंडामेंटल राइट है हमारा। तो हाँ, ट्रेड यूनियन बनाना इज़ ए फंडामेंटल राइट, बट उनका रिकॉग्निशन लेना फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, आप ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो अब हम देते हैं कि जो हमारे पास राइट्स हैं वो क्या एब्सोल्यूट राइट्स है, मतलब आपका फिर अगर स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है तो आप कुछ भी बोल सकते हो। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, सबके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो वो क्या क्या हम वो आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये देखना है, ये इस तरह से मैंने लिख रखा है, इस जो इटैलिक्स में लिखा हुआ नीचे मैंने, वो सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं। तो जैसे जो पहले राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें क्या होता है कि आपको अधिकार है बोलने का, कुछ भी बोल सकते हो। तो ऐसा जो प्रेस की आज़ादी होती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस है, ये सब इसी के अंदर कवर होता है। तो इसके अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। पहला है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मतलब आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कि स्टेट की सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। दूसरा है फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि अब हम जैसे हमारी कंट्री के रिलेशंस यूएस के साथ बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आप एक मान लो पब्लिक फोरम में जाके यूएस को गाली देने लग जाओ, वहाँ के प्रेसिडेंट को कुछ कहो। हालांकि आप बोल सकते हो पर एक लिमिट में बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलो जिससे हमारे रिलेशंस इफेक्ट होने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ अभी आप सोच रहे हो कि मैं बोलूँगा तो मेरे रिलेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, पर कल को अगर आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हो या कोई ऑफिसर बन जाते हो, तब अगर आप कुछ भी बोलते हो किसी दूसरे कंट्री के अगेंस्ट, तो वो चीज़ मैटर करता है कि आपका कि एज अ ब्यूरोक्रेट आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, और तीसरा पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा बोल दो जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाए और लोग वॉल्यूम्स क्रिएट करें शहर में। तो पब्लिक ऑर्डर से मेंटेन रखने के लिए रखना है आपको। तीसरा डिसेंसी एंड मॉरलिटी, इससे भी आप कॉमन सेंस लगा समझ सकते हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि किसी की डिग्निटी को हार्म हो, आप वुमेन तो उल्टा सीधा बोल रहे हो कुछ। ठीक है, बच्चों को उल्टा सीधा बोल रहे हो, ऐसा नहीं करना। मॉरलिटी और डिसेंसी का ध्यान रखना है। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, मतलब बेसिकली हमें जो कोर्ट्स है उनका रीजनेबल क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं हम उनके जजमेंट्स का, पर ऐसा नहीं करना है कि उनका जो जुडिशियल एक्टिविटी है उसमें इंटरफेरेंस हो। जैसे प्रशांत भूषण वाला केस रिसेंटली हुआ था, तो उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगाए गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। उसका डिफेमेशन है, किसी के मानहानि नहीं कर सकते आप। ठीक है, अब ये नहीं कि किसी भी आप कोई इंसान है उसको बोल दो कि अब चोर है चोर है चोर है, जबकि वो चोर है नहीं है रियल में, तो डिफेमेशन है, केस हो सकता है आपके अगेंस्ट। उसके बाद इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, यही इसका भी यही मतलब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी कि आप मतलब कि आप लोगों को भड़काओ कि आप वायलेंस करो, कुछ मतलब गलत रास्ते पर चलने के लिए लोगों को इंसाइट नहीं करोगे आप।
और लास्ट है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश की एकता और अखंडता को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि आप धर्म के नाम पर लोगों को भड़का रहे हो, जाति के नाम पर भड़का रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद जो है हमारा वो है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मतलब इसमें क्या है कि आप लोगों के अधिकार है कि आप लोग एक साथ इकट्ठा होके यूनियन बना सकते हो, ठीक है। सरकार की किसी नीति का प्रोटेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी सिटीजनशिप एक्ट के अगेंस्ट हुआ था, फार्म बिल्स के अगेंस्ट हो रहा है, तो आपको ये अधिकार है इन डेमोक्रेटिक कंट्री कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हो। पर इसमें भी दो कंडीशंस है जो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है। पहला कि सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे फर्क नहीं पड़ना, मतलब देश से अखंडता पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा पब्लिक ऑर्डर। अब ये नहीं कि आप मेन रोड को जाम कर दो और बिल्कुल बैठ जाओ, जैसे सिटीजनशिप एक्ट के दौरान हुआ था कि लोग बीच सड़क पे बैठ गए थे, उससे पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। तो वैसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करो, लेकिन पब्लिक को ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब आप कोई यूनियन बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, ट्रेड यूनियन बना सकते हो आप, ठीक है। ये आपका अधिकार है। इसमें भी दो दो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है, पहले सोवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी और दूसरा पब्लिक ऑर्डर और तीसरा है मोरालिटी। ये तीन है इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है, ये रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है। उसका आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो है कि हमें फ्रीली मूव करना है विद इन द कंट्री, और दूसरा है फ्रीली मूव करना है कंट्री और कंट्री के बाहर भी। अब मान लो आप चाहते हो दिल्ली में रहते हो तो आपको जाना है मुंबई, तो ये आपको अधिकार होना चाहिए। तो ये जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 के अंदर कवर्ड आता है, ठीक है। और अगर आपको मान लो दिल्ली में रहते हो और आपको अब जाना है लंदन या यूएसए, तो ये भी आपको अधिकार होना चाहिए। तो ये, लेकिन ये अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो ये फ्रीली मूवमेंट का अधिकार है, इस पर कोई रीजनल रिस्ट्रिक्शन है तो हाँ, इस पर भी है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल्स। पब्लिक हेल्थ क्या, मान लो जैसे अभी एपिडेमिक हो रखा था, तो इनिशियली गवर्नमेंट ने क्या कंटेनमेंट जोन्स लगाए थे कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे जहाँ पे इसके केसेस ज़्यादा है कोविड 19 के, वहाँ आम पब्लिक नहीं जाएगी, तो गवर्नमेंट रोक लगा देती है। तो पब्लिक हेल्थ के बेसिस पे लगा सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक भी यही कवर होता है कि मोरल्स मतलब कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जाना ठीक नहीं है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट रोक लगा सकती है। इसका है राइट टू डिसाइड इन एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आपको अधिकार है कि आप कंट्री के किसी भी स्टेट में जाकर सेटल हो सकते हैं। पर इसमें भी फिर क्लॉजेज हैं कि इंटरेस्ट एंड ऑफ जनरल पब्लिक एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब ऐसा नहीं है कि आप जाके ट्राइबल एरियाज़ में जाके, जैसे आप अंडमान में जाओगे तो वहाँ पे सेंट्रली साइड वगैरह रहते हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वगैरह है, वहाँ पे आप सेटल नहीं हो सकते जाके, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स वगैरह रहते हैं। तो वहाँ पर कुछ उन स्टेट्स को, उन रीजन्स को कुछ स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं, तो वहाँ पर आप नहीं सेटल हो सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी एक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आपको कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार है, आप चाहो तो कोई बिजनेस करो तो कर सकते हो। तो कहोगे कि भाई मैं तो पढ़ाई लिखा नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूँगा, मैं इंजीनियर बन जाऊँगा, डॉक्टर बन जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो आपको कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन उसके लिए मेंशन कर सकते हैं कि भाई अगर कोई डॉक्टरी का पेशा करना है तो आपका MBBS की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। नेसेसरी क्वालिफिकेशन दे सकती है। और इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, अगर स्टेट चाहे तो अपनी मोनोपोली कर सकती है। जैसे रेलवेज़ में क्या स्टेट की मोनोपोली है, अब तक केवल गवर्नमेंट रेलवे ही है। अब आप चाहो कि आपको रेलवे चलानी है तो आप नहीं चला सकते, तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। अगर उसे लगता है कि उसका ये पब्लिक के हक में है, तो गवर्नमेंट ये मोनोपोली भी कर सकती है किसी पर्टिकुलर बिजनेस में, ठीक है। हाँ, तो ये था आर्टिकल 19, ये इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 में कौन कौन से राइट्स और क्या क्या रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। कम से कम पहला जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको ध्यान में रखना ही, आप क्या क्या रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है उसके अंदर, बाकी भले ही भूल जाओ आप। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 का। तो ये क्या है, ये कहते हैं ये प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। दिस प्रोवाइड फॉर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द अगेंस्ट स्टेट। अब इसमें क्या है ना कि आपको जब किसी आपने कोई ऑफेंस किया, या मान लो नहीं भी किया, पर गवर्नमेंट की पुलिस को लगता है कि आपने कोई ऑफेंस किया और पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, तो उस केस में आपके पास 3 अधिकार हैं। जो 3 अधिकार कौन सा है, पहले नो एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब क्या है कि आपको जो अभी जो सज़ा मिलेगी, वो जो अभी जो लॉ एग्जिस्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब ऐसा नहीं, अगर आज के टाइम में अगर सपोज आपने चोरी किया है कोई, तो अगर आज के टाइम में लिखा है कि चोरी के लिए आपको 1 महीने की सज़ा होगी, तो 1 महीने की सज़ा होगी। अब ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद आपका केस पूरा ख़त्म होता है और उस टाइम तक लॉ चेंज हो चुका है, लॉ में हो चुका है कि अब 1 साल की सज़ा मिलेगी, तो आपको एक महीने की मिलेगी। जिस टाइम आपने क्राइम किया था उस टाइम लॉ में लिखा था कि 1 महीने की सज़ा है, तो 1 महीने की सज़ा ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है इसमें, नो डबल जियोपैरिडी। इसका मतलब क्या है कि एक
सज़ा के लिए आप एक गलती के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक जैसे आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको नो पहले सज़ा मिली फिर दोबारा से 2 साल बाद दोबारा से केस ओपन हुआ दोबारा सज़ा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको और डिटेल समझना है तो समझो, मान लो कि अब किसी इंसान ने चोरी करी 500 और प्रूव हुआ कि उसने 1000 रुपये की चोरी करी है, तो उसको सज़ा मिल गई 1 महीने की, उसने सज़ा काट ली। अब मान लो दोबारा से इन्वेस्टिगेशन में पता लगा उसने 1 हज़ार ने 10,000 की चोरी की थी, तो सज़ा उसकी बढ़नी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। एक इंसान को एक क्राइम के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। ठीक है, अब हाँ, इसके अंदर ये है कि अगर चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी चल सकती है। जैसे मान लो आपने कुछ गलत किया तो एक तो आपको नॉर्मल जुडिशरी आपको सज़ा देगी। मान लो जैसे अब ऑफिसर हो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर में, तो वो अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो भी आपको निकाल सकती है ड्यूटी से, तो ये अलग चीज़ है, लेकिन जुडिशरी आपको एक बार सज़ा देगी। उसके बाद है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है, अब जैसे पुलिस हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है कि पुलिस टॉर्चर करती है जेल्स में और आपको फोर्स करती है कि आप खुद अपने खिलाफ बयान दो, आप एक्सेप्ट कर लो, कबूल कर लो अपना सज़ा। तो वो जो आप पुलिस के सामने अगर आप अब अगर स्टेटमेंट देते हो कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है, कोर्ट उसको नहीं मानता है। ठीक है, तो यही है प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब खुद का दिया हुआ बयान नहीं माना जाएगा पुलिस ऑफिसर के सामने। अब आता है आर्टिकल 21। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूरे फंडामेंटल राइट का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आर्टिकल 21। ठीक है, तो इसमें है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका क्या मतलब है, आर्टिकल 21 कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपको जीने का अधिकार है और आपको फ्रीडम रहने का भी अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है आपको। पर अगर स्टेट चाहे तो इस राइट को छीन सकती है एज़ पर द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब अगर लॉ पास कर दे, अब जैसे सपोज अब उसका एग्जांपल दूँ मैं आपको, तो अब जैसे है कि हाँ कि आपको ऐसे हॉस्पिटल जाना है, इसके एग्जांपल में ठीक है, तो लेकिन स्टेट चाहे तो प्रोसीजर स्टेबल मतलब पार्लियामेंट को लॉ बना के वो आपके जो इस राइट उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो इसमें क्या है ना कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफ़ी ज़्यादा इलॉबरेट कर दिया है। अब एक होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें फ़र्क क्या है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ ये जापानीज़ कॉन्सेप्ट वहाँ से आया बेसिकली। इसका मतलब ये है कि अगर प्रॉपर अगर जैसे जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो अगर प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर तरीके से बनाया गया है तो डिपेंड नहीं करता कि लॉ में क्या लिखा है, वो लॉ अगर वैलिड प्रॉपर तरीके से है तो लॉ माना जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, अगर पार्लियामेंट लॉ पास कर दे कि भाई 21 साल होते ही सबको मतलब 21 साल का होते ही सबको मतलब जॉब करना ही करना है। अब गवर्नमेंट ने ये लॉ पास कर दिया, प्रॉपरली पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया, तो अब प्रॉपर लॉ बन गया। पर क्या ये लॉ सही है, देखा तो प्रोसीजर है वो तो पूरा सही है, लेकिन फिर भी ये लॉ कहीं ना कहीं एक आर्बिटनेस है, मतलब इसमें एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी कर रही है, गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है। तो ये जो है सो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को तो फॉलो करता है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये अमेरिकन कंसेप्ट से आया है। इसका मतलब ये है कि जो लॉ बनते हैं वो ना केवल प्रोसीजरली सही होने चाहिए बल्कि वो रियलिटी में भी सही होनी चाहिए, मतलब वो अनफेयर नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। अब जैसे उन्होंने कह दिया कि 21 साल बाद सबको नौकरी करनी ही करनी है, तो ये अनफेयर हो सकता है कि किसी को और पैसे पढ़ने को शौक हो या किसी और को कुछ काम हो या कोई कोई फिजिकली डिसेबल्ड हो जो नौकरी ना करना चाहता हो, तो भाई क्यों जबरदस्ती नौकरी करवा रहे हो उसको आप, तो ये अनफेयर है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखा जाता है कि ना वो कि वो अनफेयर भी ना हो, आर्बिट्रेशनेस भी ना हो। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में देखा जाता है। तो इनिशियली क्या था ना कि हमारी सुप्रीम कोर्ट थी, उसने कहा था कि ठीक है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ही होना चाहिए। पर ओवर द ईयर जैसे जैसे जुडिशरी एक्टिविज्म बढ़ा है तो हमारी कोर्ट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ना होकर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है एक्चुअली में। तो मेनका गांधी केस जो हुआ था 1978 में, ध्यान रखिएगा मेनका गांधी केस जो है वो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इलाबरेटली इसको डिफाइन किया था, ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। उसमें उन्होंने कहा था कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल ये नहीं कि आप जिंदा रह रहे, बल्कि आपको डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा था राइट टू लाइफ में आपके पास काफ़ी राइट टू सेफ इन्वायरमेंट है, राइट टू हेल्थ बेनिफिट्स है, राइट टू इंश्योरेंस है, राइट टू एयर है, राइट टू क्लीन वाटर है। ठीक है, राइट टू स्पीडल जुडिशल रेमेडी है, इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे राइट्स इन्होंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, और जो कि मतलब एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो एक और चीज़ है जो आर्टिकल 21 है वही डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन पुलिस स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। ठीक है, मतलब पुलिस स्टेट में क्या है कि
आपको गवर्नमेंट सब कुछ गवर्न करती है, आपके पास फ्रीडम बहुत कम होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ होता है। तो ये जो डिफरेंस है वो आर्टिकल 21 की वजह से ही आता है कि डिफरेंस बिटवीन पुलिस स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट। ये लाइन लिखा हुआ है लक्ष्मीकांत में, तो हो सकता है कि पूछ ले तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अब आता है आर्टिकल 21A के ऊपर। तो ये 21A लग रहा है ना कुछ अलग से, मतलब बीच में घुसाया गया। तो इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो हुआ था 2002 में, उसमें इस आर्टिकल को इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसमें लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स दैट स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन 6 से 14 ईयर्स। मतलब जितने भी 16 से 14 साल के बच्चे हैं उन सबको स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देगी। ठीक है, तो ये 2002 में इस आर्टिकल को इंक्लूड किया गया था। ये भी एक फंडामेंटल राइट है हमारा। ठीक है, हमारा कहते हैं आर्टिकल 22 की। अब ये डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब ये जब अरेस्ट होता है उस केस में भी कुछ आपको कुछ अधिकार हैं, उस अधिकारों की बात करता है। या डिटेंशन होता है। अरेस्ट और डिटेंशन में क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली अरेस्ट जो होता है, आगे पढ़ते हैं, मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ आपको क्या डिफरेंस होता है। अब ये जो आर्टिकल है ये बहुत सिटीजन और नॉन सिटीजन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, ये सिटीजन और नॉन सिटीजन पे कौन कौन से आर्टिकल एप्लीकेबल है या नहीं हो, मैं लास्ट स्लाइड में एक बार बता दूंगा आपको। जब मैं ये वीडियो फंडामेंटल राइट्स पूरी खत्म कर दूंगा तब मैं वो बताऊंगा क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स सिटीजन के लिए, कौन कौन से आर्टिकल्स नॉन सिटीजन के ऊपर वैलिड है। आपके पास कौन सा जब आप अरेस्ट होते हो तो आपके पास कौन सा अधिकार है? तो सबसे पहला अधिकार है वो ये है कि 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, कि भाई आपको क्यों अरेस्ट किया गया। दूसरा ये है कि उन्हें आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रीज़न सीधा पुलिस आई आपको उठा के ले गई, ऐसा नहीं। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। दूसरा ये है कि आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा 24 आवर्स के अंदर। और उसके बाद अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहता है कि भाई नहीं, आपको आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है इनको अरेस्ट करने का, तो उन्हें 24 घंटे के अंदर छोड़ना भी पड़ेगा उन्हें। ठीक है, और ये जो सेफगार्ड्स है ये एनिमी एलियंस के पास नहीं है, और फिर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उनके पास भी नहीं है। अब एनिमी एलियंस क्या होते हैं? एलियंस यहाँ पे ये नहीं है कि जो कोई दूसरे प्लैनेट से आए, जो भी अपने कंट्री का दूसरे कंट्री छड़ी है ना, उन्हें एलियन कहते हैं। और एनिमी एलियन कौन है? जिसके साथ हमारी कंट्री एक वॉर पे है। सपोज अभी वैसे गवर्नमेंट ऑफिशियली किसी को एनिमी एलियन डिक्लेयर नहीं कर रखा है, पर जिस कंट्री के साथ नाम वॉर पे होता है, अगर मान लो अभी इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है तो उसके इसमें चाइना को एनिमी एलियन कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब डिटेंशन दो टाइप की होती है, एक होती है प्यूनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव क्या होता है कि जब आपने कोई क्राइम कर दिया तो आपको डिटेंशन में लिया गया था, आपको अरेस्ट किया गया, वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। माफ करिएगा, जो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। और मान लो अब पुलिस को लग रहा है कि भाई ये इंसान कुछ हरकत करने वाला है। मान लो जैसे अभी कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो अगर पुलिस को लगता है कि भाई ये इंसान, पर्टिकुलर इंसान किसी फेस्टिवल पे कोई दंगे करवा सकता है, तो पुलिस उसको पहले अरेस्ट कर लेती है। तो जो आपको मतलब आपको क्राइम करने से पहले ही रोक दिया गया, तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो ठीक है, ये था प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये पहले ही होता है उससे। इसमें भी रूल है कि 3 महीने ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं कर सकते। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जो होता है इसके लिए स्टेट भी लॉ बना सकती है और पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है। स्टेट बना सकती है स्टेट सब्जेक्ट्स पे, ठीक है, और पार्लियामेंट बनाती है नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के मुद्दे पे। तो ये था हमारा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। आपको कोई फीडबैक हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।